ओके स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 11 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 11 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है क्या कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 का घोषणा हो चुका है। ये मोहतरमा कौन है, कहाँ के रहने वाली हैं, इस पे जो है डिटेल से बात करेंगे। आइए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न से। और आप लोगों के पास पहला प्रश्न है दिवस से संबंधित। हाल ही में जो है एक दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आप देखते हैं तो 10 अक्टूबर को जो है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लोगों को सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को संगठित करने के लिए जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ ने जो है आपको 1992 में, कब? तो 1992 में जो है इस तिथि की स्थापना की थी। और इसी वजह से जो है हम लोग मनाते हैं 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष का आपको थीम याद रखना है। थीम पूछे या विषय एक ही बात हुई, तो आपको थीम क्या है? सेवाओं तक पहुंच। क्या है? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान रखेंगे क्या है थीम? तो आपको सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। तो सीधे से तौर पर आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड मेंटल, यहाँ पर इसको इंग्लिश में मेंटल बोला जाता है, मेंटल हेल्थ डे बोला जाता है ना। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को? तो प्रतिवर्ष जो है आपको मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रहेगा, आसान सा प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है इस प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ही जो है आपको थंबनेल से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न है क्या? आइए बात करते हैं। हाल ही में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आप लोग साथ साथ बनाते रहने का प्रयत्न करिएगा कि कौन सा आंसर कौन बन रहा है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में जल्द जल्द करते रहना है ना, जल्द जल्द कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या है। सभी की घोषणा हो चुका है पेपर में, आज आप पढ़ रहे होंगे, इनके बारे में पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे आज इनके बारे में, है ना। कि नोबेल पुरस्कार 2025 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। यहाँ पर था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी घोषणा, ऐसा नहीं था कि, ऐसा एक उम्मीद था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो है नहीं दिया गया है ना। किन्हें दिया गया है? जल्दी से बता सकते हैं आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मारिया कोरिना माचोडो, है ना। तो मारिया कोरिना माचोडो को जो है इस वर्ष 2025 का आपको देखने को मिल रहा है क्या? शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? मारिया कोरिना माचाडो को। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण है। वैसे तो जितने भी नोबेल हैं सभी नोबेल आपको याद रहना चाहिए, और सभी नोबेल आपको शुरुआत से करवा रहे हैं मेडिसिन, फिजिक्स, रसायन। कल के पिछले दिन जो करवाए थे, कल क्या करवाए थे? साहित्य के बारे में। और आज क्या करवा रहे हैं? शांति के बारे में। अब बचा हुआ क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की घोषणा होगी तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है शांति, तो शांति का नोबेल पुरस्कार आप याद रखिएगा किसको? तो मारिया कोरिना माचाडो को। 2-3 बार नाम लेना है, याद हो जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं आपको वेनेजुएला की। कहाँ की रहने वाली हैं? तो आपको वेनेजुएला की। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो आपको नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा, ओस्लो से, है ना। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल रहा है क्या? नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा जो है आपको वेनेजुएला की विपक्षी नेता जो वर्तमान में है, कौन है? मारिया कोरिना माचाडो। इन्हीं को जो है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आपको वेनेजुएला का। और वेनेजुएला की वर्तमान में ये क्या है? विपक्षी
दल की ये नेता है। और मारिया कोरिना माचाडो इनका नाम है। और ये क्या चाहती है, तो ये वेनेजुएला में चाहती है लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा। इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक बढ़ावों की यहाँ पर स्थापना चाहते हैं, क्या, लोकतांत्रिक अधिकारों की, है ना। तो लोकतांत्रिक अधिकारों को ये बढ़ावा देने में और उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए जो है उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है या मिला है। तो ये इनको देखने को क्या मिलता है कि वहाँ की जो जनता है, जनता में इनका कह सकते हैं कि एक तरह से पहुंच अच्छा है। और वहां पर ये क्या चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है रहे। लेकिन अभी जो है वहां पर क्या देखने को मिलता है, आपको तानाशाह देखने को मिलता है, थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है, तानाशाही शासन देखने को मिलता है ना। और तानाशाही किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति वर्तमान में वहां पर कौन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग को यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है या क्या करना है, राष्ट्रपति कर देना है ना। हो जाता है कभी कभी, मेरे द्वारा ही टाइपिंग भी किया जाता है तो टाइपिंग कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति कौन है, निकोलस आपको मादुरो है। तो राष्ट्रपति आपको निकोलस मादुरो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, बोलीवर मुद्रा चलती है। यदि बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या है, आपको काराकस है। तो वेनेजुएला की राजधानी आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखिएगा कि काराकस है। मुद्रा आपको अच्छे से याद रखना है कि बोलीवर है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, निकोलस मादुरो है। लेकिन मिल किनको रहा है शांति का नोबेल, तो शांति का नोबेल मिल रहा है यहाँ के जो विपक्षी नेता है, कौन है, मारिया कोरिना माचाडो, जो कि लोकतांत्रिक अधिकारों की ये बात करती है। और इन्हीं को जो है 2025 का मिल रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है ना। पहले हम लोग जो है इमेज देख लेते हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है और यही आपको थंबनेल पर भी दिखाई पड़ रही थी। और ये इनका क्या नाम है, आपको मारिया कोरिना, यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है अच्छे से 2-3 बार नाम लेना है। क्या नाम लिखा हुआ, मारिया कोरिना माचाडो। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है यही है मारिया कोरिना माचाडो। 2-3 बार नाम लीजिएगा, याद हो जाएगा, मारिया कोरिना माचाडो, है ना। ये इनका तस्वीर है और ये कहाँ की रहने वाली है, ये आपको रहने वाली है वेनेजुएला की रहने वाली है। और वेनेजुएला में ये क्या चीज की मांग कर रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रही है। और इसी वजह से जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रहेगा, अच्छे से याद रखना है। और जैसे ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जितने भी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। जल्दी से आ जाते हैं रिवीजन के तौर पर कि क्या क्या प्रदान किनको किनको दिया गया है ना। ये रिवीजन के तौर पर है, ये सभी प्रश्न जो है विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए लेते हैं जो कल आप लोगों को बताए थे, साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए जो किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये हंगरी के रहने वाले हैं, लाज़लो क्रासज़ोना होडकाई रहने वाले हैं, लाज़लो क्रासज़ोना होडकाई, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद साल 2025 के लिए आपको रसायन के बारे में बात करते हैं कि रसायन और जितने भी विज्ञान है, तीनों विज्ञान है ना, आपको रसायन हो गया, फिजिक्स हो गया और कौन सा आपको मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना। ये तीनों के लिए जो है आपको 3-3 व्यक्तियों को दिया गया है, तीनों के लिए जो है 3-3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो सबसे पहले रसायन में बारे में बात कर लेते हैं। रसायन में जो है जापान के कौन, सुसुमु कितागावा को प्रदान किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के आपको रिचर्ड रॉबसन को प्रदान किया गया है। अमेरिका के आपको ओमर एम यागी को प्रदान किया। ये तीनों को किस लिए, आपको रसायन के लिए। विस्तार से आपको देखना है कि किस लिए क्यों मिला है, तो आप पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यदि बात करें फिजिक्स के लिए, यहाँ पर रिवीजन के तौर पर सिर्फ बता रहे हैं नाम केवल। तो फिजिक्स के तौर पर यदि बात करें कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किनको दिया गया, तो यहाँ पर भी 3 व्यक्ति को। और ये तीनों क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। किनको किनको, तो जॉन क्लार्क को, मिशेल डेबोरेट को, उसके बाद जॉन मार्टिनेज को, ये तीनों दिया गया है। तो तीनों याद रखिएगा। उसके बाद मेडिसिन के क्षेत्र में जल्दी से आ जाते हैं। पहला जो घोषणा हुआ था मेडिसिन के क्षेत्र में ही हुआ था, मैरी इब्रूंको को, फ्रेडे रेम्सडेल को और उसके बाद सिमोन साकागुची को। यहाँ पर ये दोनों जो देखने को मिलते हैं, मैरी और फ्रेडे, ये आपको कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के। जबकि आपको सिमोन साकागुची कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपको रहने वाले हैं जापान के रहने वाले हैं। इस तरह से ये रिवीजन था जो कि आपको सभी घोषणा हो चुकी है। अब बचा हुआ केवल अर्थशास्त्र बचा हुआ है। तो अर्थशास्त्र जब आएगा तो अर्थशास्त्र पर भी आप लोगों को प्रश्न दे दिया जाएगा, है ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है, हाल ही में जो है आपको मिसेज यूनिवर्स का खिताब भारतीय द्वारा जीता गया और पहला मिसेज यूनिवर्स है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन है क्या है, आइए बातचीत करते हैं। हाल ही में जो है आपको मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, ये ध्यान रखना है, पहली है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिसेज, अंडरलाइनिंग करना है किस पे, मिसेज पे। अब देखिए मिसेज पर अंडरलाइनिंग, सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि मिसेज और मिस, है ना, एक नाम आता है मिस। मिस यूनिवर्स पूछे कि सब भारत का सबसे पहला मिस यूनिवर्स, तो कौन हो जाएगा, सुष्मिता सेन। पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे सुष्मिता सेन को। मिस यूनिवर्स यदि जैसे पूछे कि भारत का पहला मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स यदि लिखा हुआ है तो मिस यूनिवर्स सुष्मिता
सेन, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिसेज लिखा हुआ है। क्या है, थोड़ा सा शब्दों को प्रयोग करिएगा तो मिसेज लिखा हुआ है। तो मिसेज का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि शादीशुदा, है ना, क्या है कि शादीशुदा, कहीं ना कहीं जो है इनको जो है बाल बच्चा भी होगा, है। वैसे जिनको भारत में प्राप्त किया गया है उनको जो है एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मिसेज। और मिसेज यूनिवर्स जो है पूछा जा रहा है कि जीतने वाले पहली भारतीय कौन है, तो पहली भारतीय जो आपको बन रही कौन है, शेरी सिंह। कौन है ये, शेरी सिंह। ध्यान रहेगा, जिस तरह से आप लोग मिस यूनिवर्स याद रखे हुए हैं सुष्मिता सेन, ये क्या हो जाता है, जीके बन जाता है ना, जनरल नॉलेज के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं विश्व सुंदरी पढ़ते हैं, है ना। तो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि भारत की विश्व सुंदरी, पहली विश्व सुंदरी कौन बनी थी, तो आप लोग कुमारी रीता फाड़िया के बारे में पढ़े होंगे, ये पढ़ते होंगे, बहुत सारे विश्व सुंदरी बनी हुई है ना। आपको देखने को मिलता है ऐश्वर्या राय देखने को मिलता है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रियंका चोपड़ा, ये सब जो बहुत सारी है, आपको उस पर अभी नहीं चलेंगे, केवल सिर्फ आपको बता रहे हैं, पहला पहला बता रहे हैं। तो पहला आप मिस यूनिवर्स सुने होंगे, किसके बारे में, तो आपको सुष्मिता सेन के बारे में, विश्व सुंदरी सुने होंगे, आपको रीता फाड़िया के बारे में। इसी तरह से आपको याद रखना, अब ये जीके बन चुका है, जीके क्या बन चुका है कि आपको मिसेज यूनिवर्स, और मिसेज जैसे ही लगा हुआ रहेगा कि मिसेज यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है, कौन सी बनी है, शेरी सिंह बनी है। कौन बनी है, शेरी सिंह, याद रहेगा। तो शेरी सिंह बन रही है। और ये भी जब भारत की जीतती है तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन जो आपको किया गया था फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया था, है ना। और कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और या महिला कह सकते हैं, तो प्रतिभागी कुल था 120 प्रतिभागी था, है ना। मिसेज यूनिवर्स का क्राउन भारत की शेरी सिंह जीता। एक बार फिर से बात कर देते हैं कि भाषा के अंतर्गत बात कर लेते हैं कि मिसेज यूनिवर्स क्राउन जो है का ताज किसके द्वारा जीता जा रहा है, तो शेरी सिंह के द्वारा जा रहा है। और भारत जो है इस तरह से खिताब जो है पहली बार जीता है। और इस बार जो है एडिशन कौन सा था, 48वां, समझिए 48वां एडिशन चल रहा है, और भारत जो है अब जाके जीता है ना। तो ये कह सकते हैं दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है शादी के बाद जो है महिला क्या करती है, अपना फिटनेस ध्यान नहीं रखती है ना। इसी वजह से जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इतने पीछे देखने को मिलता है। 48वां सीजन में जाके आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है कंपटीशन जो है कंप्लीट करती है ना। यहाँ पर जो आप कंपटीशन जीतती है कब देखने को मिल रहा है, तो 48वां एडिशन में जाके। वजह यही है, सीधी सी बात है कि शादी के बाद जो है महिला जो है अपने घर परिवार की देखभाल तो करती है, लेकिन साथ साथ जो है अपना देखभाल छोड़ देती है। वजह यही होता है। लेकिन विदेशों में क्या है, सभी का देखभाल करते करते जो है अपना देखभाल वो इम्पोर्टेंट रखती है ना। तो वहां पर ये देखा जाता है, इसी वजह से जो है भारत जो है यहाँ पर बहुत पीछे चल रहा है। तो 48वां एडिशन में आके जीत रहा है, तो बहुत समझिए कि कितने दिनों से चल रहा है ना। तो प्रति वर्ष लेते हैं तो 48 वर्ष हो चुका है, ऐसे हो चुका है, 48 वर्ष के बाद कर सकते हैं। यह मिसेज यूनिवर्स प्रेजेंट आपको जो देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट कंपटीशन, जिसका आयोजन जो है कहां पर, आयोजन आपको पता है जो कि कहां पर, फिलीपींस की राजधानी, कहां पर, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया। और इस कंपटीशन में जो है दुनिया भर के कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और इसमें शेरी सिंह जो है, शेरी सिंह इसमें जीतती है। किसके द्वारा जीता जाता है, शेरी सिंह। क्यों, इनको जो है जूरी के जो सदस्य होते हैं, जितने भी कह सकते हैं कि जो जज होते हैं, इनको ही क्यों अंतिम तौर पर मान्यता देता है, जीतने घोषित करता है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस जो है रहता है हाई लेवल का रहता है, कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंस जो है इनका जो है बोलने का जो तजुर्बा है, कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा है। उसके बाद सोचने समझने का शक्ति जो है इनका बहुत जबरदस्त है। उसके बाद आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ये सोचती है, क्या सोचती है, किसके बारे में सोचती है, खास करके तो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी ये सोचती है। और उसके बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इनका जबरदस्त है। इसी वजह से जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर ये जोर देकर प्रभावित जोर देती है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रहना चाहिए व्यक्तियों का या महिलाओं का। इसी सब बातों से जो है प्रभावित होता है कौन, उसके जूरी के सदस्य अर्थात जज पर प्रभावित होते हैं। अब जब जज प्रभावित हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि घोषित किसको करेगा, तो आपको शेरी सिंह को, है ना। तो ये भारत की रहती है और भारत की शेरी सिंह है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही है भारत की शेरी सिंह। और यही जो है बन रही है, क्या बन रही है, आपको भारत की तरफ से क्या बन रही है, पहले मिसेज यूनिवर्स। मिसेज ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, अच्छे से बात करना है, मिसेज, है ना। तो मिसेज आपको यूनिवर्स बन रही कौन, शेरी सिंह बन रही, याद रहेगा। इसका अर्थ है कि ये क्या है, महिला शादीशुदा है, और शादीशुदा भी है, और इनको जो है एक छोटा सा पुत्र भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कमेंट साथ साथ करते रहना है, जिनका कमेंट आ रहा है बीच बीच में कमेंट लेते रहेंगे, है ना। क्या कमेंट कर रहे हैं आइए देख लेते हैं, यदि आपका कमेंट मेरे पास आ रहा होगा तो। चलिए काजू जी, आज कल आप नहीं जुड़े थे, आज जुड़े हैं फिर से, है ना। तो बीच बीच में आप गैप कर देते हैं, तो जुड़िए, प्रतिदिन जुड़िए, है ना। चलिए तो चलिए ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन आइए, आंसर साथ साथ देते रहने का प्रयास करिएगा। समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चले।
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो आपको जो प्रश्न मिल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? और टाइम्स पत्रिका, नाम सुने होंगे टाइम्स पत्रिका, यदि पढ़ते होंगे आप लोग पत्रिका सब, तो एक पत्रिका आती है टाइम्स पत्रिका भी आती है, और टाइम्स पत्रिका से जो प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है आइए देख लेते हैं। 2025 की जो है आपको टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो है 100 आपको लिस्ट जारी किया जाता है। क्या 2025 की जो है टाइम्स आपको 100 नेक्स्ट सूची जो है पूछ रहा है कि नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। पूछ क्या रहा है कि एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है जिनको कि शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? आपको टाइम्स नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। तो टाइम नेक्स्ट सूची में जो शामिल किया गया, किनको शामिल किया गया है, जल्दी से आंसर बता सकते हैं? आपका आंसर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ऑफलाइन कोई बात नहीं है, जब आपको मौका मिले, यदि आप ऑनलाइन पे नहीं देख सकते हैं तो ऑफलाइन में जब भी आप मौका आपके चैनल पर रहता है वीडियो तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। तो आपका कमेंट्स आ रहा है कि ऑफलाइन पर देख लेते हैं, तो चलिए सही है, अच्छी बात है ना। आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? 4 का डी आंसर दे रहे हैं काजू जी, है ना। तो यहाँ पर आप सुमन गिल आपको लग रहा है कि आंसर, आप लोगों को क्या लग रहा है? यदि कि और को कुछ लग रहा है कि अभिषेक शर्मा लग रहा है। अभिषेक शर्मा का क्या कहते हैं आपको एशिया में क्या देखने को मिल रहा है? जो एशिया कप हुआ था उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा था, है ना। अच्छा प्रदर्शन के साथ क्या रहा था आपको यहाँ पर जो अभिषेक शर्मा को क्या मिला था? जो टूर्नामेंट होता है, आपको टूर्नामेंट का जो अवार्ड होता है तो इन्हीं को दिया गया था अभिषेक शर्मा को। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? सुमन गिल को आप देखते हैं तो सुमन गिल जो है आपको वनडे के कप्तान हाल ही में बनाया गया है, खास करके, और टेस्ट के कप्तान है ही, टेस्ट के पहले कप्तान थे, वनडे कप्तान हाल में बनाया गया। टी20 कप्तान का नाम यहाँ पर नहीं दिया। टी20 कप्तान वर्तमान में कौन है? सूर्य कुमार यादव है। लेकिन आप लोगों को क्या आंसर लग रहा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? आप देखिए सभी का नाम आप लोग जान रहे हैं, आसान सा प्रश्न है, लेकिन दिक्कत क्या होता है आइए देख लेते हैं, बात करते हैं। आपको 2025 की टाइम्स नेक्स्ट सूची में जो शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है, एकमात्र क्या कहिए, दुनिया के क्रिकेटर, यदि बात करें कि दुनिया का मात्र एक ऐसा क्रिकेटर है जिसको कि टाइम्स मैगजीन में सम्मिलित किया गया है ना। दुनिया के मात्र एक क्रिकेटर है जिसको कि टाइम्स, अब समझिए भारत का तो छोड़ दीजिए, भारत की बात ही हटा दीजिए, दुनिया की यदि बात करें जितने भी क्रिकेट खेलते हैं जितने भी देश है ना, सभी क्रिकेटर को यदि ले लेते हैं तो वहां पर से मात्र एक ऐसे क्रिकेटर को शामिल किया गया है जिसको कि टाइम्स मैगजीन में जगह प्राप्त हुआ है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से, आपको और कुछ इंतजार कर रहे हैं ना। कुछ आंसर दे रहे हैं, सुमन गिल आंसर दे रहे हैं, आंसर बता रहे हैं कि आंसर क्या होता है इसका। अब आंसर आइए, आंसर पर आ जाते हैं ना, आप लोगों का आंसर का इंतजार किया, अब जो है केवल आंसर पर आते हैं। तो आंसर इसका बनेगा, क्या बनेगा? यशस्वी जायसवाल, है ना। इसीलिए जो आप लोगों को जो है थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए जो अभिषेक शर्मा के बारे में बता दिए, और क्या बता दिए? सुमन गिल के बारे में बता दिए, कि आपका दिमाग जाए कहां पर? अभिषेक शर्मा और सुमन गिल पर। इसी वजह से आप भी आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सुमन गिल। आपको लग रहा है कि सुमन गिल जो है वनडे का कोई कप्तान तैयार किया गया है, और क्या कहते हैं टेस्ट के कप्तान है ही, अभी कह सकते हैं एक तरह से चर्चित भी रहे हैं। लेकिन आंसर क्या बनेगा? इसी तरह से प्रश्न गलत होता है, चर्चित कोई और है, आंसर कोई और बन रहा है। आंसर क्या बनेगा? यशस्वी जायसवाल। कौन बनेगा आंसर? तो यशस्वी जायसवाल बनेगा, है ना। तो यशस्वी जायसवाल को जो है टाइम्स मैगजीन के द्वारा 100 सूची में जो है एकमात्र भारतीय के साथ साथ पूरे जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं सभी में आपको केवल एक वही व्यक्ति आपको नाम देखने को मिलेगा, केवल दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर जो कि आपको टाइम्स मैगजीन में अपना जगह प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन है? प्राप्त किए हैं, कौन है? तो आपको है यशस्वी जायसवाल। याद रहेगा, अब सुधार कर लेना है, अच्छे सुधार करना है। इसलिए आपको जो रुके थे और थोड़ा सा इधर उधर भ्रमित किए थे, और भ्रमित के साथ जो है आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, एशिया में अच्छा प्रदर्शन रहा था। अब जब परीक्षा में जाएगा तो आपको यही लगेगा कि हाल में जो है एशिया का जो कप हुआ था उसमें क्या है, अभिषेक शर्मा का अच्छा प्रदर्शन रहा था। ये या वो दिमाग नहीं चलेगा तो लगेगा कि हाँ हो सकता है कि सुमन गिल हो सकता है, क्योंकि वनडे कप्तान तैयार किया बनाया गया है, और खास करके टेस्ट के कप्तान थे ही, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको सुमन गिल। लेकिन आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपको यशस्वी जायसवाल। कौन बनेगा आंसर? यशस्वी जायसवाल बनेगा। और ये पत्रिका कहां से रिलीज होती है? तो ये पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है ना। तो अमेरिका की आपको इस प्रतिष्ठित पत्रिका ने जो दुनिया के 100 सबसे उभरते हुए, है ना, 100 सबसे उभरते प्रभावशाली लोगों की ये सूची जारी करता है, और इसी में जगह प्राप्त किया है कौन? यशस्वी जायसवाल प्राप्त किया है। और टाइम मैगजीन की इस सूची में जो है जगह बनाने वाले यशस्वी जायसवाल केवल भारत के बल्कि दुनिया के कह सकते हैं एकमात्र क्रिकेटर हैं। आपको ये पहले ही बता चुके हैं, ये भारत के नहीं बल्कि दुनिया के आपको क्या है, एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि आपको टाइम्स मैगजीन में ये अपना नाम सूचीबद्ध करवा पाते हैं। और ये जो सूचीबद्ध होती है प्रत्येक वर्ष रिलीज किया जाता है, और इसमें हो सकता है कि जो व्यक्ति को रिलीज मान के चले कि किनको किनको सम्मिलित किया जाता है, किस किस व्यक्ति को, तो ये मनोरंजन के क्षेत्र के व्यक्ति भी हो सकते हैं, खेल से संदर्भित व्यक्ति भी हो सकता है, राजनीति से भी, फैशन से भी, या किसी अन्य क्षेत्र से भी,
जो कि किसी देश में जो है उनका नाम जो है रोशन हो रहा है, उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उभरता सितारा दिखाई पड़ रहा है। तो उभरता हुआ सितारा आपको अभी जो भारत में देखने को मिल रहा है, कौन देखने को मिल रहा है? यशस्वी जायसवाल को मिल रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है यशस्वी जायसवाल। सभी को यशस्वी जायसवाल को जानते हैं। अभी वर्तमान तौर पर यदि आप देख रहे हैं तो कल का यदि आप मैच देखेंगे, कल में भी इनके द्वारा जो है आपको शतक 150 से ऊपर रन बना चुके हैं ये, है ना। 170 के कितने पर खेल रहे हैं वर्तमान में। तो आप देखिएगा कि आज जो हो सकता है कि उससे आप आगे की पारी ये खेलेंगे। तो आपको अभी टेस्ट श्रृंखला हो रहा है किसके किसके बीच में? भारत और किसके बीच में? तो आपको हो रहा है वेस्ट इंडीज, है ना। और इसमें भी इनका देखने को मिलेगा आपको परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बेहतरीन देखने को मिलता है, जिनके द्वारा अभी तक में तो 150 से ऊंचा 150 से कह सकते हैं कि अधिक रन बना चुके हैं। और कितना बना चुके हैं ये नहीं बता सकते, एक्यूरेट अभी मैच देखे नहीं है रात्रि कल। तो ये आपको 150 से आप कह सकते हैं कि ऊपर बना चुका है। आज जो है कितना बनाते हैं ये आगे चल के बात करेंगे, है ना। और ये आप देख सकते हैं आज का मैच, यदि आप टेस्ट देखते होंगे तो टेस्ट में कम से कम ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा का पूरा मैच देखिए, कम से कम ये देख लीजिए कि हाँ किन खिलाड़ी के द्वारा कितना स्कोर बनाया गया है। क्या वहां से कोई प्रश्न तैयार होता है या नहीं होता है तो वो तो बाद की बात है। यहाँ पर केवल रहता है तो यहाँ पर जो है आपको यशस्वी जायसवाल को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसको जो है टाइम्स पत्रिका में सूचीबद्ध किया गया है और ये दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिसको कि टाइम्स मैगजीन में जगह मिला है। चले अगले प्रश्न पर। जितनी बातें बोल रहे इतना इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न का आंसर देने का प्रयत्न करिएगा। यदि आप देख रहे हैं तो आप प्रश्न बनाने का प्रयत्न करिएगा, है ना। आइए देख लेते हैं कौन सा आंसर हो सकता है इसका बनेगा अगले प्रश्न का। भारत की पहली चीता सफारी, क्या पूछा रहा है? भारत की पहली, अब देखिए भारत के कितना पहली पहली आ रहा है ना। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? सफारी पूछ रहा है और सफारी क्या होती है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो हम बताएंगे आपको। और किस आपको एनिमल के बारे में? ये चीता के बारे में, है ना। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है पहली चीता सफारी जो है कहाँ शुरू की गई है, पहले आंसर बता देते हैं। आंसर इसका क्या होगा? कुनो राष्ट्रीय उद्यान होगा। और कुछ दिन पहले भी जो है आपको चीता के बारे में दिए थे, मुखी चीता के बारे में बताए थे कि मुखी चीता का जन्म कहाँ पर होता है? कुनो नेशनल पार्क में। और उनका जन्म किससे होता है? तो उनका जो है उनकी माँ का क्या नाम रहता है? उनकी माँ का नाम ज्वाला नाम रहता है, जिसको कि कहाँ से लाया जाता है? आपको 2022 में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभियान प्रोजेक्ट अभियान चलाया जाता है, चीता प्रोजेक्ट अभियान चलाया जाता है, जिसको कहाँ से? आपको नामीबिया से लाया जाता है और भारत में रखा जाता है। और उनके ज्वाला के द्वारा जो है कुछ बच्चों का जन्म दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे में जो है सभी कह सकते हैं कि जिंदा नहीं रह पाता है। कुछ क्या सभी का मृत्यु हो जाता है, केवल एक ही जिंदा रहती है और एक जिंदा रहती है वो मादा रूप में। और वो क्या नाम है? उनका क्या नाम रखा जाता है? आपको मुखी नाम रखा जाता है। ये प्रश्न आपको पहले करवा चुके हैं, वो पहले प्रश्न पर आपको बता रहे हैं। मुखी होती है और मुखी जो है अब क्या हो चुकी है? एडल्ट हो चुकी है। एडल्ट कहने का अर्थ है क्या? ये 30 महीना जो है इनका पूरा हो चुका है। और जब 30 महीना हो चुका है तो इसका मतलब है कि अब तो ये जिंदा अवश्य रह जाएगी भारत में। अब वातावरण के अनुसार जो है ये ढल चुकी है, ठीक है। तो ये आपको भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता है जो कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं, ये ध्यान रखना है कि भारत में जन्मी मादा चीता मुखी वयस्कता तक पहुंचने वाली, भारत में जन्म में पहली शावक बन गई। तो भारत में ये जन्म लेने वाली पहली थी। तो इसके बारे में मुखी के बारे में तो आपको याद रहना चाहिए, पहले प्रश्न करवा चुके हैं, कुछ दिन पहले ही करवाया। आइए यहाँ पर क्या है, आपको कुनो नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या खोला गया है? चीता से संदर्भित ही है। और चीता संदर्भित क्या है कि आपको ये सफारी पार्क खोला गया है। तो सब यहाँ पर सफारी के बारे में बात करते हैं, आपको इमेज पर बात करेंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछे, ज्योग्राफी के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, सबसे पहला ये। उसके बाद हाल ही में जो है आपको 2025 में क्या देखने को मिलता है? भारत की ये पहली चीता सफारी यहाँ पर क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और यह प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है, जिसके तहत आपको पता है चुके 2022-23 में जो है अफ्रीका चीता को कहाँ लाकर बसाया गया था? भारत में। अफ्रीका किस देश से? तो आपको नामीबिया से लाया गया था शुरुआती दौर में। उसके बाद जो है सफारी से होने वाली क्या होगा? आय होगा। जब कोई व्यक्ति वहां पर घूमने के लिए जाएंगे तो उससे क्या होगा? शुल्क लिया जाएगा। तो जब शुल्क आएगा तो कुछ ना कुछ आय प्राप्त होगा। तो आय का क्या किया जाएगा? आय का उपयोग जो है प्रबंधन के तौर पर किया जाएगा, चिकित्सा के तौर पर किया जाएगा, शिकार निगरानी और समुदायों के सहयोग में किया जाएगा। और यह भारत में वन्य जीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण ये कदम है। और नीचे वाला लाइन जो है आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए सफारी क्या होती है उसको जो है इमेज पे समझ लेते हैं। इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले अच्छे से आप इमेज देख लीजिए, किसी प्रकार का इसमें कोई, आप ध्यान से देखिएगा इमेज में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, आपको क्या अभी केवल चीता दिखाई पड़ रहा है? आपको कुछ और भी देखना है, चीता के साथ साथ कुछ और भी देखना है। अच्छे से यदि आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप देखिएगा इमेज में, यदि आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है ये तो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा तो एक गाड़ी भी आ रही है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है लेकिन एक गाड़ी भी साथ साथ आ रही है ना। अब देखिए
क्या होता है सफारी? सफारी को समझना आसान है। चिड़ियाघर गए होंगे, चिड़ियाघर हो सकता है कि आप दिल्ली का चिड़ियाघर गए होंगे, दिल्ली का, या हो सकता है कि आप कलकत्ता का चिड़ियाघर गए होंगे, या लखनऊ का, या आप पटना का, कहीं भी कहीं कभी कभी गए होंगे चिड़ियाघर। जब चिड़ियाघर गए होंगे तो चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवर क्या रहते हैं, जो एनिमल रहता है एक निश्चित एरिया में क्या रहता है, बंद रहता है ना, क्लोज रहता है। यहाँ पर जो इसके लिए क्या रहता है, एरिया क्या रहता है, क्लोज रहता है, प्रतिबंधित रहता है कि इस एरिया से ज्यादा क्या होगा, ये चीता हो या टाइगर हो या कोई जानवर हो, एक निश्चित एरिया इसके लिए फिक्स रहता है। उसके बाद आदमी क्या रहता है, आदमी जो है इस गलियारा में घूम रहा है, इधर उधर जहां मन वहां घूमते रहता है। तो आदमी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, खा पी सकता है, आपको देखते हुए स्वतंत्र है ना। आदमी क्या है यहाँ पर स्वतंत्र है। चिड़ियाघर के बारे में बात कर रहे हैं, पहले चिड़ियाघर समझ लेना, उसे बाद सफारी समझ जाना है, आसानी समझ जाइएगा। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, व्यक्ति इधर उधर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते फिरते रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जानवर क्या पैक है, और जानवर पैक कहने का मतलब है कि एक निश्चित एरिया में, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी घर में देखिएगा आप क्या देखने को मिलेगा, टाइगर देखने को मिलेगा। आगे थोड़ा सा आगे चलिएगा तो क्या देखने को मिलेगा, शेर देखने को मिलेगा। आगे थोड़ा सा चलिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जिराफ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और आगे चलने को देखिएगा तो आपको क्या, हाथी। इस तरह से आप देखेंगे चिड़ियाघर में, है ना, कि निश्चित एरिया में क्या रहता है, एक जानवर रहता है, उसमें उसका एक दायरा रहता है, आवास रहता है। जबकि इसी को आपको पलट देना है, क्या कर देना है, इसी को आप पलट दीजिए, बिल्कुल इसी को। अब क्या करना है हमको, अब जो है, अब देखिए सफारी में क्या होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सफारी के बारे में बात कर रहे हैं। सफारी में यही चीज उल्टा होता है। यहां पर जो है एक निश्चित एरिया में फिक्स रहेगा। अब जो पैक रहेगा, कौन पैक रहेगा, आदमी पैक रहेगा। आप देखे होंगे एक ऐसा गाड़ी, जो जाली वाला गाड़ी देखे होंगे, कि आदमी क्या रहता है उस गाड़ी में, क्या होता है, पैक रहता है। कुछ व्यक्ति जाता है, जब जंगल जाता है घूमने के लिए, तो उस गाड़ी में उसको पैक कर दिया जाता है कि जानवर उस पर हमला नहीं कर पाए, हमला करे तो उसका सुरक्षा हो, क्योंकि जाली के अंदर रहेगा, है ना। तो जाल रहता है, जाल के अंदर रहता है। और इसमें क्या होता है, घूमने के लिए आपको एक प्रशिक्षक के तौर पर किसी न किसी को ले जाना पड़ता है ना। वो जो है हो सकता है कि अपने साथ में जो है हथियार लेके जाए, यदि किसी प्रकार का परेशानी होगा तो हथियार से सुरक्षा कर सके। लेकिन चिड़ियाघर में ऐसा नहीं होता है। चिड़ियाघर में जो है आप कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, आप जो है स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं ना। अब यहाँ पर खुले तौर पर, वहां पर चिड़ियाघर में हम लोग खुले तौर पर घूमते हैं, जबकि यहाँ पर जंगल में खुले तौर पर इसके लिए प्रतिबंधित नहीं है ना। ये इंतजार करेगा कि आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना। तो ये इंतजार किसका करेगा, ये जो आपको चीता देखने को मिलेगा या कोई भी जानवर, तो यहाँ पर चीता देखने को मिल रहा है उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान में। इस जगह जो है हो सकता है और भी तो जानवर होगा, क्या चीता केवल सिर्फ अपना ही, इसके साथ इसको खाने पीने के लिए भी तो इसका कुछ ना कुछ शिकार करने के लिए इसके पास होगा जानवर जंगल सब में। तो जंगल में ये क्या है, स्वतंत्र विचरण कर रहा है। जबकि चिड़ियाघर में ये क्या होता है, एक निश्चित आवास में रहता है। वही चीज को सफारी में हम लोग देखते हैं। तो सफारी के लिए आपको कोनो राष्ट्रीय उद्यान को चीता के लिए बनाएगा कि चीता आप देखना चाहते हैं जंगल में किस प्रकार से घूम रहा है इधर उधर, तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोनो राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं एक निश्चित समय में। और इसके लिए क्या लिया जाएगा, कुछ ना कुछ शुल्क लिया जाएगा, और शुल्क से क्या होगा, इसी का प्रबंधन किया जाएगा, सीधी सी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को, और यदि किसी प्रकार का परेशानी हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। चलिए काजू जी, मुखी ठीक है, आंख बहुत डरावना होता है, और जो, चलिए बिल्कुल बिल्कुल लाइन होता है, हाँ सही बोल रहे हैं। चीता में क्या होता है, वो लाइनिंग होता है। आंख के बारे में आप ये लाइनिंग के बारे में बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हम आपको क्या कहते हैं, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जो आप लाइनिंग के बारे में बोल रहे हैं ना, कि ये आंखों पर जो चीता में क्या देखना पड़ता है, लाइनिंग देखने को मिलता है, आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो क्या प्रश्न बन सकता है वो आपको बता दिए हैं। ये आपको कहाँ पर बताया जाएगा, जब आप इन्वायरमेंट पढ़िएगा तो वहां पर जब जानवरों के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर जो बताया जाता है डिफरेंस क्या होता है, टाइगर और चीता और शेर, ये सब में डिफरेंस बताया जाता है, वहां पर डिफरेंस बताया जाएगा आपको, ठीक ना। वैसे आपके पास जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आइए देख लेते हैं। यहां पर है कि विरासत क्या है, पेन चेंज कर दें। तो यहां पर है विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है स्पाइस रूट पहल शुरू किया है। किसके बारे में, स्पाइसी बोला जाता है, खाना भी आप देखते होंगे तो मसालेदार खाना को क्या बोला जाता है, स्पाइसी खाना, और उसी से इंग्लिश में सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन यदि लेते हैं, हो सकता है कि आपके पास ये प्रश्न नहीं जानकारी हो, देखिए कैसे प्रश्न बना सकते हैं। हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, है ना, और जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कि जो आपको वास्को डी गामा आया था,
तो कालीकट है ना, ये सब पढ़े। अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं डिटेल में जाएंगे। तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, दक्षिण भारत के तट पर वो पहुंचता है ना, कालीकट के तट पर पहुंचता है। और उसके बाद जब वो वहां से जाता है तो क्या जाता है, उसके साथ मसाला वो लेके जाता है। जब मसाला भारत से लेके जाता है, वो जब यूरोप में बेचता है तो उसको क्या होता है, 60 गुना फायदा देखने को मिलता है। तो शुरुआती तौर से ही मसाला का व्यापार आपको देखने को मिला, क्या दक्षिण भारत से स्टार्ट हो रहा है। और दक्षिण भारत के कहां से, तो आपको केरल से स्टार्ट देखने को मिलता है। जो जमोरिन राजा रहता है उसका स्वागत सब करता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अब देखने को मिला, अब देखिए उसी को कि विरासत जो पहले से चलता आ रहा है और मसाला आधारित जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां से आप जोड़ सकते हैं प्रश्न को, है ना। तो मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट का पहल शुरू कर रहा है, कौन सा सरकार के द्वारा, तो ये आपको केरल के द्वारा, है ना। प्रश्न को ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो ये आपको स्पाइस रूट का इस्तेमाल करने वाला है, पहल करने वाला है कौन सा सरकार, तो आपको केरल सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस प्रश्न को। और ये सब प्रश्न आसानी से, उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो केरल ने जो है विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट की शुरुआत की है। और यह प्रारंभिक प्राचीन बंदरगाहों, विरासत स्थलों और समसामयिक सांस्कृतिक विरासतों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट ये विकसित किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका नेतृत्व जो है आपको मुजरिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये कंपनी है जो आपको रिवाइव करने पर क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। और नाम आता है किसका, केरल का। और तो केरल के बारे में जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। केरल की राजधानी सभी को मालूम होगा, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री आपको मालूम होना चाहिए, पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, जो पहले कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, यही हुआ करते थे पहले बिहार के राज्यपाल। और बिहार के राज्यपाल को कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था, तो केरल कर दिया। और केरल में जो थे आरिफ मोहम्मद खान, उसको कहां कर दिया गया, बिहार कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर है ना, बिहार वाले को भेज दिया कहां, केरल, और केरल वाले को कहां पर, आपको बिहार। तो ये आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो आपको देखने को मिलता है अभी वर्तमान में कहां के राज्यपाल है, ये आपको केरल। और लोकसभा की सीटों की बात करें, लोकसभा कितनी सीटें आपको केरल में देखने को मिलेगा, तो आपको 20 सीटें। जबकि राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की आपको 9 सीटें, कितना, 9 सीटें। लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की 9 सीटें आपको देखने को मिलेगा। यदि बात करें विधानसभा का, तो विधानसभा उसी वक्त याद करेंगे जब चुनाव का समय चल रहा होगा, है ना। तो विधानसभा के बारे में फिजूल का याद, सभी विधानसभा याद नहीं करेंगे विधानसभा की सीटों के बारे में। जैसे विधानसभा बिहार, अभी चुनाव चल रहा है, बिहार का चलेगा, अभी चल नहीं रहा है, चुनाव के बारे में जो आपको हलचल देखने को मिल रहा है, तो जैसे बिहार का हलचल देखने को मिल रहा है, इसी तरह से और भी कोई राज्य में यदि चुनाव होगा, जब भी होगा किसी ने, उस वक्त जो है 6 महीने के आसपास जो है टारगेट ध्यान रखना है, ऐसे अन्यथा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय सेना के द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए जो है कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है, किसके द्वारा बात कर रहे हैं, भारतीय सेना के द्वारा बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना द्वारा जो है शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्षम आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, नाम है कि सक्षम, और भारत इसमें क्या है, शत्रु के ड्रोनों को हम लोग क्या कर, नष्ट करने में क्या है, सक्षम है। नाम अच्छा रखा है, सक्षम, है ना। और यदि आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा तो आप भी क्या रहिएगा, प्रतियोगिता पास करने में क्या होइएगा, सक्षम रहिएगा। तो ये आसान सा है, और सक्षम एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो भारतीय सेना जो है हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या सक्षम, है ना। तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम बोल रहे हैं, सक्षम नाम का क्या कर रहा है, एक इन हाउस सिस्टम बनाया है। और सक्षम एक क्या है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, है ना, जो दुश्मन के ड्रोन और यूएवी को पता लगाकर क्या करेगा, उनका पीछा रियल टाइम में पहचान कर उन्हें क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो दुश्मन का क्या, ड्रोन को भी पता लगेगा और यूएवी को भी पता लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, जितने भी हमलावर कोई ड्रोन होगा तो उसको आसानी से पता लगा लेगा, और आसानी से पता किसके द्वारा आती है, सक्षम के द्वारा। और सक्षम क्या करेगा, उसको आसानी से नष्ट कर देगा, है ना, पहले हमला करने से पहले उसको क्या कर देगा, तबाह कर देगा। तो हवाई सुरक्षा के लिए ये भारतीय सेना की कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पहल है। तो ये ध्यान रखना है आपको, किसको याद रखना है, ये सक्षम को याद रखना है ना। तो भारतीय सेना का है, तो भारतीय सेना को भी आपको याद रखना है कि किसके द्वारा क्या है, नहीं है, ये सब बातें आपको बता चुके हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपको रेगिस्तान से संबंधित है। क्या लिखे हैं आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना।
तो विस्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विस्तार इसलिए नहीं करते, शॉर्ट में बात करते हैं। शॉर्ट में इसलिए बात करते हैं कि आपको आसानी से प्रश्न कवर हो जाए। यदि ज्यादा विस्तार से बात करेंगे तो बहुत सारे छात्र क्या हो जाएंगे, उनको लगेगा कि फिजूल दे रहे हैं, है ना। इसलिए ज्यादा देखिए, देने का तो आपको किसी भी चैप्टर पर कर सकता है कि विस्तार से 15 से 20 मिनट बातचीत किया जा सकता है, लेकिन 15 से 20 मिनट एक ही प्रश्न पर बात करेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा समय लगेगा। और आप लोगों का कहना क्या है कि आप लोगों को जो प्रश्न तैयार हो केवल वही प्रश्न बताने का प्रयत्न करिए, है ना। तो इसी वजह से जो है कम से कम जो प्रश्न बन रहा है और एक दो जो आपको फैक्ट तैयार होता है वो फैक्ट आपको देने का प्रयत्न करते हैं। ज्यादा विस्तार पर नहीं जाते हैं। विस्तार पर यदि जाए तो बता सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि बहुत सारे छात्र को लगने लगेगा कि फिजूल दे रहे हैं। होता है ना, जब ज्यादा मिलने भी लगता है पढ़ाई तो उनको लगता है कि नहीं फिजूल मिल रहा है ना। तो ये भी बातें होती है। यदि आप जितना आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बातें आपको बताते हैं, यदि आपको लगता है कि डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा आप नेट पर जाके इसके बारे में पढ़िए, अध्ययन करिए, तो आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। यदि आप उसके बारे में प्राप्त कर रहे हैं डिटेल से जानकारी तो अच्छी बात है ना, बिल्कुल सही है जानकारी आपका, है ना। चलिए 8 का आप आंसर सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं इसी का आंसर पर, इसी पर बातचीत करेंगे हम लोग। बातचीत कम करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। गोबी रेगिस्तान, और रेगिस्तान के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ये भी पढ़ाया गया होगा, कहाँ पर, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा। देखिए कैसे प्रश्न मिलता है। अब जब भी रेगिस्तान से प्रश्न तैयार होगा तो हो सकता है कि गोबी के बारे में पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, तो ये आपको ज्योग्राफी से भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रश्न आपको प्रश्न है करंट अफेयर से। तो गोबी रेगिस्तान में जो है दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस देश ने क्या क्या है शुरू किया है। क्या है कि गोबी रेगिस्तान जो है दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस देश ने शुरू किया है, तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन से ही लग रहा है। ऑप्शन सबसे पहले यदि आपके पास जानकारी होगा कि गोबी कहां पर है, गोबी रेगिस्तान कहां पर है, तो गोबी रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा कहां पर, आपको चीन और मंगोलिया में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, चीन प्लस मंगोलिया में देखने को मिलता है। और चीन प्लस मंगोलिया यहाँ पर तो ऑप्शन एक ही देखने को मिल रहा है, आसान सा ऑप्शन है। तो आपको गोबी ऐसे भी पूछा जा सकता है, गोबी कहां पर, एशिया में देखने को मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, या यूरोप में देखने को मिलेगा। तो क्या कहां पर देखने को मिलेगा, एशिया में देखने को मिलेगा। और पूछे किस देश में, तो आपको किस देश में देखने को मिला, चीन और प्लस मंगोलिया में देखने को मिला। और अधिकांश भाग किसका है, तो अधिकांश भाग आपको मंगोलिया का है, लेकिन चीन का भी उस पर भाग है। और जो चीन वाला भाग है, चीन वाला अपने ही भाग पर क्या कर रहा है, किस चीज का विकास कर रहा है, यहाँ पर पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर सीधा देख लीजिए, आंसर केवल बनेगा चीन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं जब आपके पास क्या जानकारी होगा, आपके पास जानकारी होगा क्या, ज्योग्राफी की जानकारी अच्छे से होगा, तो ज्योग्राफी से आप निकाल सकते हैं, करंट अफेयर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। पूछा करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, लेकिन हम प्रश्न तैयार आपको किससे करवा दिए, ये हो सकता है कि आप ज्योग्राफी, यदि ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इस तरह से प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। और यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए क्या क्या पेपर की भाषा बोल रहा है, पेपर की भाषा के अंतर्गत हम लोग को देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लाइनिंग बन रहा है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि आपको चीन और गोबी डेजर्ट है ना, गोबी डेजर्ट है। और गोबी डेजर्ट जब तक हम आपको बातचीत कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं गोबी डेजर्ट किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा या गर्म, है ना। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं काजू जी, है ना, तो आप प्रश्न जल्दी से बताइए कि क्या है, ठंडा है या गर्म है, किस प्रकार का रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि घूमने आप जाएगा तो किस प्रकार का माहौल रहेगा। ये जो है आपको बीचों बीच एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और यहाँ पर जो है 27,000 दर्पणों की सूर्य की रोशनी इकट्ठा करके बिजली यह बनती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और यह जो है रात में भी बिजली उत्पादन करेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, रात में भी बिजली उत्पादन करेगा, है ना। दिन के साथ साथ क्या करेगा, रात में बिजली उत्पादन करेगा। और आपको कहां पर चीन का यदि प्रांत के बारे में बात करता है तो ये गांसू प्रांत देखने को मिलता है, गांसू प्रांत जो कि ग्वाजो काउंटी में बने हुए हैं। और इस प्लांट में क्या होता है, 2 टावर लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर के आसपास है। और इन पर जो है करीब 27,000 हेलियोस्टेट्स, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण लगाया गया है। क्या लगाया गया, सूर्य की रोशनी को क्या करेगा, प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण लगाया गया। कितना दर्पण, तो ये आपको 27,000 के आसपास है ना। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात क्या है, यहाँ पर जो है मोल्टेन साल्ट सिस्टम है। क्या है, मोल्टेन साल्ट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि नमक से क्या होगा, पिघले हुए नमक से ये ऊर्जा भंडारण करना। क्या, पिघले हुए नमक से क्या करना है, ऊर्जा भंडारण। सूर्य की रोशनी को क्या इस्तेमाल करना है, तो सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि उससे क्या होगा, गर्मी उत्पादन होगा। और जब गर्मी का उत्पादन करेगा तो ये क्या चीज को, नमक को क्या कर देगा, आसानी से ये क्या करेगा, मोल्टन करेगा, किसको, साल्ट को, है ना, साल्ट सिस्टम को। जिससे क्या होगा, ऊर्जा का भंडारण हम लोग कर सकते हैं। और ये दिन में तो तापमान रहेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि तापमान अचानक कम हो जाएगा, तो तापमान धीरे धीरे कमेगा। इसी वजह से देखने को मिलता है क्या, रात्रि में भी ये बिजली उत्पादन करते हुए दिखाई पड़ेगा। और वही गर्मी रात में जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निकलते रहती है और बिजली बनते रहेगी। समझ रहे बात को, तो रात्रि में भी आपको बिजली उत्पादन ये करते हुए दिखाई पड़ रही है ना। आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं गर्म, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधार करने की आवश्यकता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब
पहले आपका आंसर के बारे में बता देते हैं। जो आप लिखे हैं, आपसे पूछे थे, प्रश्न पूछे थे कि चीन का जो आपको या कह सकते हैं कौन सा, गोबी के बारे में बात कर रहे हैं। जो गोबी रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान किस प्रकार की रेगिस्तान है? तो गोबी रेगिस्तान जो आपको देखने को मिलता है ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? बर्फ, बर्फ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बर्फ। इसलिए तो क्या लगा रहे हैं, 27,000 हेलियोस्टेट्स लगा रहे हैं। यदि नहीं रहता, ठंडा यदि नहीं रहता तो सूर्य की रोशनी तो पर्याप्त प्राप्त होती है ना। जो हम देखते हैं सूर्य की रोशनी कहां पर, आप देखिएगा कि जो थार का क्षेत्र देख सकते हैं, या सहारा आपके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। सहारा, सहारा में क्या है? गर्मी ज्यादा है। क्यों? सूर्य की रोशनी आपको सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी नहीं है तो ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? दर्पण का प्रतिबिंबित करने के लिए। तो प्रतिबिंबित करने के लिए 27,000 जो हेलियोस्टेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? गर्मी उत्पादन करने के, गर्मी को बढ़ाना है। इसका मतलब है क्या कि गर्मी नहीं है उस क्षेत्र में, और गर्मी नहीं है तो इसका मतलब क्या? ठंडा। एक तो ऐसे भी आपको एक प्रश्न से तैयार बता रहे हैं, लेकिन वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो गोबी रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान क्या है? ठंडा है। जैसे भारत में देखते हैं दो प्रकार की आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। एक जो आपको थार वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, ये आपको उष्ण वाला गर्म क्षेत्र देखने को मिलता है। जबकि एक आपको कहा लद्दाख देखने को मिलता है। लद्दाख जो लद्दाख वाला भी रेगिस्तान है ना। तो लद्दाख वाला जो रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है, ये क्या देखने को मिलता है? ठंडा रेगिस्तान। वैसे आपको रेगिस्तान की क्या परिभाषा लिखाई गई वो नहीं पता है, लेकिन रेगिस्तान के सिंपल तौर पर अलग अलग देखिए, अलग अलग परिभाषा होती है। ज्योग्राफी के तहत आदि बात करें कि ज्योग्राफी के तहत रेगिस्तान किसको बोला जाता है? डेजर्ट किसको बोला जाता है? तो डेजर्ट उसको बोला जाता है जहां क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर से यदि बारिश कम हो रही है तो आपको किसके अंतर्गत रखा जाता है? आपको ये रखा जाता है रेगिस्तान के अंतर्गत रखा था। 25 सेंटीमीटर से आपको, ऐसा नहीं कि राजस्थान की तरफ बारिश नहीं होती, होती है बारिश, है ना, लेकिन कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। आपको लद्दाख के क्षेत्र में भी कम कम देखने को मिलती है बारिश, और वो क्या है? ठंडा वाला। तो इसी तरह से आपको जो गोबी देखने को मिलता है, गोबी क्या है? ठंडा मरुस्थल है। समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। जो जानकारी आपके पास होगा उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना है। अब ये आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? ये 27,000 देखना है, प्लेट्स तैयार किया गया है ना, हेलियोस्टेट्स दर्पण लगा है, और ये क्या करता है? सूर्य की रोशनी को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है, जिससे क्या होता है? गर्मी उत्पादन होगा, है ना। क्योंकि ठंडे रेगिस्तान, ठंडा वाला क्षेत्र में क्या होता है? सूर्य की रोशनी तिरछा मिलता है रोशनी, लेकिन तिरछा रोशनी मिलता है, और तिरछा रोशनी क्या होती है? उसको गर्मी को बढ़ा नहीं पाती है। जब गर्मी को बढ़ा नहीं पाएगी तो स्वाभाविक बात है कि बिजली यहाँ पर क्या, साल्ट को पिघला नहीं पाएगी, और साल्ट को पिघलाने के लिए क्या चाहिए? गर्मी का उत्पादन चाहिए। इसीलिए जो है आपको देखने को मिला ये चीन के द्वारा, कहां पर, किस रेगिस्तान में? तो ये आप ध्यान रखें, किस रेगिस्तान में? तो ये गोबी रेगिस्तान में। याद रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे बात को। क्या लिखे हैं? यही बात है तो सही बात है सर, तभी तो कर्म करने का उपाय। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप समझ चुके होंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे बात को, है ना। चलिए, आप वैसे ज्योग्राफी के अंतर्गत भी ये आपको जानकारी रहनी चाहिए किस प्रकार का है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि सहारा, सहारा क्या है? गर्म है। थार क्या है? गर्म है ना। अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका क्या है? आपको ठंडा है। आर्कटिक है, आर्कटिक ये सब ठंडा है ना। ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे सर, अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि परेशान होना है। मिलेगा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जहां भी पढ़ते होंगे उम्मीद है कि आपको पढ़ाया ही जाएगा। चले, यहाँ पर आते हैं, बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? पिछले वीडियो का प्रश्न क्या था, और आप लोगों से जो कल का जो वीडियो में प्रश्न पूछे थे उसका सही जवाब क्या है। आज करंट अफेयर्स इतना ही रखते हैं। तो हम लोग, और जो प्रश्न बच चुका है वो प्रश्न को जो भी ऐसा भी होता है कि प्रश्न सभी नहीं ले पाते हैं, तो वो प्रश्न आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग देख लेते हैं क्या है पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है। आइए देख लेते हैं। उम्मीद है कि कुछ छात्र जो है आंसर दिए हैं ऑफलाइन पे, तो ऑफलाइन में आंसर दिए हैं, तो इसका देख लेते हैं सही जवाब क्या है। हाल ही में जो है ईरानी कप 2025-26 का जो है खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न जो है उनके लिए रहता है जो कि बाद में आंसर देखते हैं, बाद में जवाब देते हैं, तो वो आंसर कम से कम कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा, है ना। तो हाल ही में जो ईरानी कप 2025-26 का जो है खिताब किसने जीता है, ये प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं। कितने तारीख को? ये प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं, आपको 9 अक्टूबर को करवाए हैं ना। 9 अक्टूबर को ये प्रश्न पूरे विस्तार से बात करवाए हैं, और उसमें बताए थे कि ये जो आपको ईरानी कप जीता जाता है किसके द्वारा? तो विदर्भ की टीम जीती है ना। तो विदर्भ की टीम जीती है, अक्षय वाडकर यहाँ के कप्तान है, और अक्षय वाडकर के नेतृत्व में ही आपको देखने को मिलता है क्या? विदर्भ की टीम जीती है। और पराजित ये किनके द्वारा, पराजित किनको करता है? ये शेष भारत को क्या करता है? पराजित करता है। पराजित होने वाली टीम होता है शेष भारत। और इस वर्ष का 25-26 का आपको देखने को मिलता है रणजी भी आपको जीतने वाले कौन है? तो रणजी भी विजेता आपको देखने को मिलता है विदर्भ की ही टीम है। समझ रहे बात? तो विदर्भ की टीम में आपको रणजी के भी विजेता देखने को मिलता है, और ईरानी कप के भी। और ये किस खेल से? तो समझ ही चुके होंगे, क्रिकेट से संबंधित है। जाते जाते जो है आप लोगों के लिए जो है आज का प्रश्न छोड़ के जाएंगे, जो आपको कल के वीडियो में आपको इसका पूरे विस्तार से बताया था। यदि आप प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। यदि आप देखे हैं तो इसका आंसर आप जवाब देने का कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चले, हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए। हाल ही में जो है कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ
मंडप। क्या है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाली है। प्रश्न आसान है, यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा, है ना। और इसका जवाब क्या लग रहा है आप लोगों को, तो जवाब देने का प्रयास करिएगा। कहां पर, कमेंट बॉक्स में, है ना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करिएगा जो किस प्रकार का आपको लग रहा है कि सेशन आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। यदि आपके लिए फायदेमंद लग रहा है तो आप बताने का प्रयास करिए कि हाँ, आपके जीवन में कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है इस सेशन से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।